चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। मतलब गॉस थ्योरम का मेन वर्क होता है, मेनली गॉस थ्योरम का वर्क होता है कि हम लोग किसी भी चार्ज्ड बॉडी के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, हम उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद होगा मैंने आपसे बोला था कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो सारा काम कूलॉम्स लॉ के थ्रू होता है, और अगर चार्ज किसी बॉडी के ऊपर है, कोई बॉडी जिसका साइज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है, तो ऐसी बॉडीज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का काम किया जाता है तो किससे होता है? वो गॉस थ्योरम से होता है। तो आइए देखते हैं, ये पहला एप्लीकेशन है, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल। स्फीयर लिखने का यहाँ मेरा मतलब है, स्फीयर यहाँ मेरा लिखने का मतलब है कि ये सॉलिड स्फीयर है, और दूसरा स्फेरिकल शेल मतलब खोखला भी हो सकता है। तो अंदर से खोखला इसलिए ले रहे हैं, मतलब अंदर से हॉलो इसलिए ले रहे हैं कि इसलिए भी लिया जा सकता है क्योंकि अगर बात हो रही है किसकी? कंडक्टिंग की, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग। अगर आप कंडक्टिंग की बात करेंगे तो चार्ज आप दीजिए, ठीक है, मैंने भी लास्ट वीडियो में ही आपको पढ़ाया था, चार्ज आप अगर देते हैं कंडक्टर को तो चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है, तो चार्ज अंदर जाता ही नहीं, तो अंदर मटेरियल हो या ना हो कोई वर्क नहीं पड़ता है। इसलिए स्फीयर सॉलिड हो कंडक्टिंग या कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो, दोनों बातें बराबर होती हैं। तो हम लोग अब डेरिवेशन करना शुरू करेंगे। डेरिवेशन तीन केस में होता है, एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना जो इनसाइड हो, एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना जो आउटसाइड हो, एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना जो सरफेस पे हो। ठीक है, तो मैंने पहले एज्यूम किया है, लेट वी हैव अ कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड हैव चार्ज Q। हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल लिया है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, उसके ऊपर चार्ज कितना है? Q। तो केस नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं, समझ गया ना? हम लोग एक स्फीयर के लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और पहला केस हम लोग करेंगे जब पॉइंट बाहर है, ठीक है। तो केस नंबर 1, एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर और स्फेरिकल शेल, दैट इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जनरली ये नोटेशन यूज किया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में ये नहीं लिखा जाता कि पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है। अगर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया तो ये नहीं लिखा जाता कि पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है, सीधे सीधे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, मान लीजिए ये है हमारा वो स्फेरिकल स्फीयर या स्फेरिकल शेल, इसके सरफेस पे चार्ज है +Q, ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, और हमें पॉइंट बाहर लेना है, यानी स्फीयर से हमने बाहर लिया पॉइंट, ये पॉइंट P है, तो इस O पॉइंट से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर R होगी तो आप नॉर्मली देख ही सकते हैं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब हम लोग अपने प्रोसीजर में आगे बढ़ेंगे। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है, सबसे पहले उस पॉइंट को लेते हुए और चार्ज को घेरते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाइए, उसको विद नेम लिख दीजिए। तो हमने कहा था गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है, 3 डायमेंशनल सरफेस होता है, तो ये हो गया स्फेरिकल गॉसियन और सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आई बस 1 में, ठीक है, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी जो होती है उसका भी ध्यान रखिएगा। गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दी है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब यही हर डेरिवेशन में करना है, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे आपको एक छोटा सा एरिया ले लेना है। ये जो एरिया होगा ये dA हो जाएगा, एरिया dA, छोटा सा एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? मैंने आपको बताया था, अगर ये स्फीयर आपको दिख रहा है गॉसियन सरफेस, इसका मतलब आप बाहर हैं, और एरिया आपको अंदर नहीं शो कर सकते क्योंकि आपको अंदर दिखेगा नहीं, आपको बाहर शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन निकालना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालना हो वहां पे एक पॉजिटिव मान लीजिए, ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा आउटवर्ड्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वहां पर वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है अगर वहां पे पॉजिटिव माना गया है तो E और dA के बीच का एंगल भी डिसाइड हो जाता है ऐसे, ठीक है। बहुत सारा काम फिगर पे करना होता है, ठीक है। तो आपने एरिया बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लिया, और E और A के बीच का एंगल डिसाइड कर लिया। अब आपको लगाना है गॉस थ्योरम। हाँ, एक और बात डिसाइड करनी है
क्योंकि अब ये चार्ज जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया है, तो इसे हम कहते हैं Q इनक्लोज्ड। ये हो गया इनक्लोज्ड चार्ज। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA होता है नहीं, ठीक है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स द Q इनक्लोज्ड ये होता है, ठीक है। अब एक चीज एडिशनली हम लोग जो जानते हैं वो डायरेक्टली यहां पे लिख लेते हैं कि जो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में किया था, E वेक्टर सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA भी फ्लक्स होता है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, बस सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रल E dA cos थीटा 1/ε0 Q इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो गई? Q हो गई। Q की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ गया, बचा dA और cos हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू 1, ये हो गया Q/ε0। सरफेस इंटीग्रल dA, इसका मतलब समझिए आप, सरफेस इंटीग्रल dA मतलब इस dA कहां पे? गॉसियन सरफेस पे। तो गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया लेना है। गॉसियन सरफेस क्या है? स्फीयर है। स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। r कौन सा लेंगे भाई? आप गॉसियन सरफेस का एरिया निकालो तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कीजिए स्मॉल r। समझ में आया नहीं आया? मतलब अगर आपको गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है तो आपको रेडियस भी गॉसियन सरफेस की लेनी है। तो E और ये हो जाएगा 4π स्मॉल r का स्क्वायर और ये हो गया Q/ε0। समझ गए? E = आ गया 1/4πε0, ठीक है, Q/r²। ये आ गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड। और अगर यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो डायरेक्शन आप लिख सकते हैं नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि सेंटर से जा रहा है ना, तो डायरेक्शन आप लिख सकते हो नॉर्मली आउटवर्ड्स। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बाय चांस ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो उस सूरत में हम लोगों को लिखना पड़ेगा नॉर्मली इनवर्ड्स। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, अभी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही, तो फ्लक्स कैसे हो गया? बाहर की तरफ हो गया, फ्लक्स बाहर की तरफ है, ऐसे फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ है। समझ रहे हैं? अंदर की तरफ अगर नेगेटिव होता तो ये फ्लक्स अंदर हो जाता, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? नॉर्मली इनवर्ड्स लिखना पड़ जाता है। अब इसी डेरिवेशन का एप्लीकेशन नंबर 2 है, इसमें करना है एट अ पॉइंट ऑन और जस्ट आउटसाइड द स्फीयर और स्फेरिकल शेल। यानी इस बार स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होगा। मतलब ये है कि पॉइंट हमारा जो है वो या तो स्फीयर के जस्ट ऊपर है, मतलब, और या तो जस्ट आउटसाइड है, यानी केस लगभग रिजेंबल करता है, ठीक है। तो कंसीडर द सिचुएशन, हालात क्या है जरा इस पे नजर डालते हैं। ये हमारा स्फीयर है ब्लू वाला, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज हमने शो कर दिया +Q। एक P पॉइंट ले लिया जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, फिर अपना तरीका अपनाया क्या कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट को लेते हुए और चार्ज को घेरते हुए गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि क्लोज हो। तो फिर से क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर को चारों तरफ से क्लोज करने के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो ये ब्लैक डॉट से मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया है। अब जैसा कि हमेशा जानते हैं हम लोग कि गॉसियन सरफेस पर E का वैल्यू हमेशा क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है, तो ये लिख लीजिए। दूसरी चीज, जब आपने इस सरफेस को जस्ट, अगर मान लीजिए पॉइंट हल्का सा बाहर है, तो जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो पूरा स्फीयर अंदर आ जाएगा, तो ये पूरा चार्ज भी अंदर आ जाएगा, तो यही Q हमारा क्या बन जाएगा? Q इनक्लोज बन जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होता है? हम लोग गॉसियन सरफेस के ऊपर छोटा सा एरिया लेते हैं। जो छोटा सा एरिया होता है उसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड ली जाती है। ये हो गया नॉर्मली आउटवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले, तो प्लस चार्ज प्लस को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी? ये डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो थीटा का वैल्यू कितना डिसाइड हो गया? 0 डिग्री। मतलब ऑन एंड ऑल पूरा डेरिवेशन आपका पिछले जैसा है,
बस फर्क ये है कि पिछली बार स्मॉल आ रहा था, यहाँ कैपिटल आ रहेगा। ठीक है, फटाफट मैं कर देता हूं। तो बाय गॉस थ्योरम क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स द क्यू इनक्लोज्ड होता है, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA भी, हाँ E डॉट dA भी लिखते हैं। इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। सरफेस इंटीग्रल ये E dA cos थीटा बनेगा, Q इनक्लोज की वैल्यू Q हो गई अपॉन ε0, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा। सरफेस बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे वाला है, cos 0 की वैल्यू 1 हो गया, ये Q अपॉन ε0 हो गया। इसका मतलब मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। इस समय जो स्मॉल r है और जो कैपिटल R है बराबर है, तो आप कैपिटल R ले लीजिए। ठीक है, स्मॉल r भी ले सकते हैं लेकिन आपको याद करने में दिक्कत होगी, इस वजह से मैं कैपिटल R लूंगा। ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो सकते हो लोग। यानी बाहर लेना है तो स्मॉल r आ जाए फॉर्मूले में, और सरफेस पे लेना है या जस्ट आउटसाइड पे लेना है तो कैपिटल R ले लेना है। तो E इंटू ये हो गया 4πr², और ये हो गया Q अपॉन ε0। ठीक है, E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R²। ठीक है, देख रहे हैं फॉर्मूला भी एग्जैक्टली वही है, बस स्मॉल r जाए कैपिटल R आया। रहेगी बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इसमें भी नॉर्मली आउटवर्ड होगी अगर हमने पॉजिटिव लिया है, अगर नेगेटिव होता तो नॉर्मली इनवर्ड्स आता। फिर से हम बता दे रहे हैं, देखिए ये जो फ्लक्स है, जो फील्ड लाइंस हैं, वो पॉजिटिव होने की वजह से बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलिए तो हम लोग केस थर्ड करेंगे इस डेरिवेशन में। केस नंबर 3 है कि पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द स्फीयर और स्फेरिकल शेल है, यानी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखिए मैंने ब्लैक कलर से जो बनाया है, ये आपका चार्ज स्फीयर है, इसके सरफेस पे कैपिटल चार्ज Q है। फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही। इस बार मैंने पहले से ही फील्ड लाइंस बाहर की तरफ इसलिए आपको दिखाई है ताकि आप गेस खुद कर सकें कि देखिए चार्ज बाहरी सरफेस पे, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हैं, यानी स्फीयर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं है। और जहां फील्ड लाइन नहीं होती वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। आई बात समझ में? इसका मतलब आप गेस वर्क से ही निकाल सकते हैं कि इस केस में अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो आंसर 0 आएगा डेफिनेटली। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये O पॉइंट है हमारा, यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। यहाँ से हमने एक पॉइंट P ले लिया है, P पॉइंट को लेते हुए हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया जैसे हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कहा है। ठीक है, अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, भले इसकी वैल्यू 0 आएगी लेकिन गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग E का वैल्यू होना तो क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो E का वैल्यू हमने कांस्टेंट मेंशन कर दिया है। बाकी एरिया वेक्टर वगैरह शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद ही देखेंगे अभी। अब आप एक चीज देखिए, जब आपने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया तो क्या कोई भी चार्ज का पार्ट क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर आया? नहीं, सारा चार्ज तो बाहर पड़ा है, गॉसियन सरफेस अंदर पड़ा है। इसका मतलब इनक्लोज चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये है कि जब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो Q इनक्लोज की जगह कितना हो जाएगा, 0/ε0। इसको ओपन कर देंगे, E का वैल्यू कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रल dA cos थीटा, और ये हो गया 0। इतना हिस्सा उठा के इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे। E इज इक्वल टू 0 अपॉन सरफेस इंटीग्रल dA cos थीटा, और 0 के अपॉन कुछ भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो आपके पास तीसरा केस भी आ गया कि अगर पॉइंट कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, और पहले की तरह ही आपको क्या करना है, आपके अपने पास नोट्स में पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, सॉल्यूशन में आपको यहाँ बता देगा। क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ अननोन चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस यानी कैपिटल R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर हो गया। हैज एन अननोन चार्ज। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज,
यानी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर बोले तो 0.2 मीटर हो गया, ठीक है। और वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम है। 1.5 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम है। और एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स मतलब 100%। ये बात तो क्लियर हो गई कि चार्ज इज नेगेटिव, क्योंकि आउटवर्ड होता तो चार्ज पॉजिटिव था, इनवर्ड है तो चार्ज नेगेटिव होगा 100%, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी माय डियर, क्योंकि इस केस में साफ साफ दिख रहा है स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, इस वजह से फॉर्मूला लगेगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला जब इस्तेमाल होता है तो विदाउट साइन यूज होता है, यानी आपका आंसर भी जो आएगा वो फिलहाल विदाउट साइन ही आएगा चार्ज का, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं 1.5 into 10 to the power 3, इसकी वैल्यू हो गई 9 into 10 to the power 9, इतने की वैल्यू। Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, R की वैल्यू जो है 0.2 है। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू यूज नहीं करी, इसकी वैल्यू बस इतना पता करने के लिए थी कि स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, बराबर है या छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से Q का वैल्यू हमने निकाला, Q का वैल्यू 6.67 into 10 to the power -9 कूलम, यानी Q की वैल्यू 6.67 नैनो कूलम आ गया, ठीक है। हेंस नेट चार्ज जो आएगा उसके ऊपर नेट चार्ज इज इक्वल टू माइनस का 6.67 नैनो कूलम्स, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन आप लिख लीजिए और मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर 0.12 मीटर हो गया, ठीक है। हैज अ चार्ज, यानी Q का वैल्यू दे रखा है कितना 1.6 into 10 to the power -7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। माय डियर, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंडक्टर लिखा हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा 0 होती है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड पार्ट है जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है, जस्ट आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -7, R का वैल्यू 0.12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव दिया गया है तो रेडियली या नॉर्मली आउटवर्ड्स में लिख दूंगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स डायरेक्शन लिखनी पड़ती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। थर्ड पार्ट में आ जाइए। थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहां पे, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर, यानी थर्ड पॉइंट में आपको R का वैल्यू 18 सेंटीमीटर बोले तो 0.18 मीटर दे दिया गया। तो क्योंकि यहाँ पे स्मॉल r बड़ा हो गया कैपिटल R से, इसलिए फॉर्मूला आउटसाइड का लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q की वैल्यू जो है 1.6 into 10 to the power -7, R का वैल्यू स्मॉल r का वैल्यू 0.18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आएगा 4.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। कैसा, नॉर्मली आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप होमवर्क में समझिएगा। जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन कराया था सेम, ठीक है, प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही आपका ये वाला सवाल है, आप इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा और इसके आंसर्स ये लिखे हुए हैं, आंसर्स ऐसे ऐसे आएंगे और आप इसको करिए। एग्जैक्टली सेम है, बस वैल्यूज में हल्का हल्का सा चेंज है।